देवतुल्य भाइयों, मैं माँ शक्ति। आज साध्ययन चिंतन का हमारा क्रमांक है 382। और आज हमारे बीच में है आदरणीय केसी कौशिक साहब, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। और आपका जो विषय है वो है वसीयत की बाबत जानकारी, विश्वास और कंफ्यूजन, इंफॉर्मेशन, बिलीव्स एंड कंफ्यूजन अबाउट विल, पार्ट 5। इससे पूर्व भी आप 4 पार्ट ले चुके हैं और डिफरेंट तरीके से उसको ले चुके हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शंस हुए हैं, आपके बेटे राहुल कौशिक जी ऑनरेरी सेक्रेटरी बने हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक सर, कौशिक थैंक यू। साहब। थैंक और यू। अब मैं आदरणीय कौशिक साहब से निवेदन करता हूं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय कौशिक साहब। जी जी जी। अरविंद जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपका ये जो कार्यक्रम आज 382वां है। और जो मैंने पुराना आपका देखा है कि आपने शायद लाइफ का कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा है जिस हिस्से को आपने कवर नहीं किया हो। आप स्वास्थ्य एवं चिंतन पे बात करा रहे हैं, आप आध्यात्मिक पे बात करा रहे हैं, विज्ञान एवं आध्यात्म में बात करा रहे हैं, आनंद एवं सफलता पाने के आसान रास्ते बता रहे हैं, मित्रता क्यों करें ये बता रहे हैं। यदि जिस तरह के आप एपिसोड चला रहे हैं, ये सब समाज में जो कुरीतियां हैं उनको ठीक करने के लिए आप चला रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आपको बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से ईश्वर आप पे कृपा करे कि आप समाज के उत्थान के लिए इस तरह के कार्यक्रम निस्वार्थ भाव से करते रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और यहाँ तक सब्जेक्ट सवाल है, मेरा सब्जेक्ट बड़ा नॉर्मल सब्जेक्ट है, जिसको हम इंग्लिश में विल कहते हैं, हिंदी में वसीयत कहते हैं। ये आप विल या वसीयत जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये साधारण भाषा में आप कहें तो हर आदमी को अपने लाइफ में रहते रहते जब उनका दिमाग स्वस्थ हो, उस समय उनको अपनी अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है, उसके बारे में अपनी इंटेंशन कागज पर लिख देनी चाहिए, जिससे उनके जो आने वाली संतानें हैं उनमें आपस में झगड़ा ना हो। और इसको लाइटर मूड में कहूंगा कि आपके प्रोग्राम में वकील काफी होंगे, मैं खुद वकील हूँ, टैक्स प्रोफेशनल्स भी होंगे। हालांकि हमारे हित के अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन हमको समाज को उत्थान के लिए हमारी भी कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एज ए प्रोफेशनल हम लोग अपना अपना जीवोपार्जन करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, वो एक अपना अपना एक विषय है। लेकिन समाज को ठीक करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए जरूरी है कि हम आम नागरिक जो है, आम व्यक्ति जो है, वो किसी विसंगति से प्रेरित ना हो। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर आदमी फले फूले, हर आदमी अपने अपने लाइफ टाइम में अपनी जो उनकी गाड़ी कमाई है, उसकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने बनाई है, मूवेबल प्रॉपर्टी बनाई है या इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी का अल्टीमेटली किस तरह से निस्तारण हो, ये उनको अपने लाइफ रहते रहते ही बताना। यदि वो कागज पर लिख देंगे तो वो उसके लिए वो सबके हित में है। वो उनके खुद के हित में भी है, उनके परिवार के हित में भी है, उनके इर्द गिर्द के लोगों के हित में भी है। कोर्ट कचहरी में जो आम धारणा बनती जा रही है कि साहब के पिता ने या बाबा ने या पड़बाबा ने मुकदमा चालू किया था, जिसको अब उनके बच्चे भुगत रहे हैं। तो ये जो कोर्ट के प्रति जो धारणा बनती जा रही है, उसको कम करने के लिए भी जरूरी है कि हमको अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत कर देनी चाहिए। आपने देखा होगा, इवन सिविल कोर्ट्स भी ये कहती आ रही हैं कि आजकल हमको आर्बिट्रेशन से मुकदमे डिसाइड करने चाहिए। हमको सिविल कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है, उसको कम से कम हम लोग को जुरिडिक्शन में जाना चाहिए। ये हम माने या ना माने, एक धारणा ये बन गई है कि कोर्ट में फैसले समय पर नहीं होते हैं। यदि फैसले समय पर नहीं होते तो उसका पार्टियों का नुकसान होता है। आपने जिस पर्पस के लिए आप कोर्ट में गए थे, यदि उसको 20 साल लग गए या 30 साल लग गए, तो आप उसका फ्रूट कौन लेगा? ऐसे प्लेंटी ऑफ केसेस आपको मिलेंगे, जिन केसेस में ये बात आती है कि साहब ये तो मुकदमा हमारे दादाजी ने किया था, ये तो हमारे पापा ने किया था, ये तो हमारे बाबा ने किया था, और उसको बच्चे भुगत रहे हैं। इन क्रूतियों से बचने के लिए भी मेरे हिसाब से वसीयत करना हम सबके हित में है। आम धारणा ये रही है
देता रहे। यदि वसीयत को करने की उनसे बात भी करता है या खुद भी सोचते हैं, तो वो ये मान के चलते हैं कि अब मेरा जो है ना समय नजदीक आ गया है, मैं भगवान के पास जाने वाला हूं, मेरी आत्मा प्रभु के चरणों में जाने वाली है। ये मिथ है। इस मिथ को हमको तोड़ना पड़ेगा। अभी भी आप देखेंगे जो कोरोना काल है, कोरोना काल ने हमको ये बता दिया है कि प्रभु जो चाहते हैं वही होता है, इंसान के चाहने से नहीं होता है। जिसका अभिप्राय मेरा ये नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। हमारा जो बेसिक कहना है वो ये है कि कोरोना ने ये बता दिया है कि कोरोना ने ना आपको जो है ना यंग देखा, ना बुजुर्ग देखा, ना लेडी देखी, ना जेंट्स देखा, ना बच्चे देखे, ना बड़े देखे। हालांकि ये बात जरूर है कि जो कोरोना में जो कृतियां हुई हैं वो यंग जनरेशन की ज्यादा हुई हैं, बच्चों की कम हुई हैं, बुजुर्गों की हुई हैं, लेकिन जिनको ज्यादा क्रोनिक डिजीज थी ज्यादातर उन पे इफेक्ट आया है। ये सब बैकग्राउंड मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिनके दिमाग में ये मिथ है कि हमको वसीयत नहीं करनी चाहिए, अभी तो हम 40 साल के हैं, अभी तो हम 50 साल के हैं, अभी तो 60 साल के हैं, नॉर्मल आयु आदमी की 65 या 70 साल है या उससे ज्यादा की है, तो अभी क्या जरूरत है, हम जब समय आएगा हम तब इसकी तब हम वसीयत कर देंगे, तब हम अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देंगे। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जो विल और एक मिथ और है कि हमको विल करनी चाहिए या गिफ्ट करनी चाहिए। गिफ्ट एक ऐसी चीज है जो हम अपने लाइफ टाइम में रहते रहते हम कर सकते हैं, और गिफ्ट यदि हमने एक बार कर दिया तो हम उस गिफ्ट को चेंज नहीं कर सकते। हमने एक बार गिफ्ट कर दिया तो उस प्रॉपर्टी में हमारा राइट्स खत्म हो जाता है। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 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 व्यक्ति करता है उसकी मृत्यु के बाद वो इफेक्टिव होती है। इसलिए जो हमको ये करना है, जो हमको वसीयत करना है, वो हमेशा करना चाहिए। वो हमारे हित में है, हमारे परिवार के हित में, हमारे बच्चों के हित में है। गिफ्ट में कभी कभी ये हो सकता है कि हम गिफ्ट करें, बच्चों में बिकरिंग शुरू हो जाए। और गिफ्ट में और विल में एक फर्क और भी है। आप जब गिफ्ट करते हैं तो उसमें वैल्यूएशन का भी, उसमें जो है ना आपको स्टैम्प ड्यूटी भी ज्यादा देनी पड़ती है। जब आप विल करते तो विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ना तो उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ना ही उसको कोई एक स्टैम्प पेपर प्रेस्क्राइब है इसी स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए, ना उसका कोई फॉर्मेट प्रेस्क्राइब है। विल बेसिकली आपकी इंटेंशन है कि आप असली आपकी जो अपनी प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी का अपनी मृत्यु के बाद आप उसका डिवीजन किस प्रकार से चाहते हैं, वो आपको अपनी इंटेंशन बतानी होती है। अब ये बात आती है कि साहब बस जो वसीयत है या विल है, हम लोग हिंदी में उसको वसीयत बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसको विल बोलते हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। आप इंग्लिश में बोलेंगे विल बोल देंगे, हिंदी में उसको वसीयत बोल देंगे। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, ये डॉक्यूमेंट बनाने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है? जहां तक मैंने स्टडी किया है, मेरा 45 या 46 साल का वकालत का अनुभव है, मेरा अनुभव ये कहता है विल के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। यदि कोई आपको ये कहता है कि साहब विल करने का ये नुकसान है, तो वो मिथ है। जैसे कभी कभी ये धारणा हो जाती है लोगों की, साहब आज हमने विल कर दी, आज मेरा मोह है या आज मेरे को लगता है कि मेरा ये बेटा मेरी ज्यादा सेवा कर रहा है, कल को वो बेटा सेवा नहीं करता है, दूसरा बेटा करता है या बेटी करती है या कोई आउटसाइडर भी करता है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान के बच्चे हैं, बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं, या इसको अन्यथा ना लें कि किसी बच्चे की शादी हो गई है, तो शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी आई है उसके विचारों की अपने जो फादर इन लॉ है या मदर इन लॉ है उनसे किसी भी कारण से नहीं पटती है, तो वो एक परिवार के जॉइंट परिवार में नहीं रहना चाहते हैं। उस केस में जो 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 लेडी है या जेंट्स है, उनके दिमाग में ये तृष्णा हो सकती है, उनको ये हो सकता है कि मैं साहब जो बच्चे मेरी सेवा नहीं कर रहे, उन बच्चों को हम आखिर क्यों दें? ये जो मैंने नौकर रख रखा है ये मेरी सेवा कर रहा है, या मेरी 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 जो मैरिड बिटिया है वो मेरी सेवा करे, या मेरा छोटा बेटा सेवा कर रहा है, तो मेरे को उनको देना चाहिए। एक लाइटर मूड में बताता हूँ, अभी एक मुकदमा दाखिल हुआ है
जिस मुकदमे में फादर इन वो फादर ने और मदर ने अपने बेटे के अगेंस्ट 5 करोड़ का सूद दाखिल किया है। उन्होंने ये कहा है कि या तो आप 5 करोड़ हमको दीजिए, दिलाया जाए इनको, या मेरे जो पोता पोती हैं उनको मेरे से मिलाने से रोका ना जाए। अब आप ये देखिए कि समाज में कितनी क्रूरतियां आती जा रही हैं। उन्होंने 5 करोड़ का बेसिस ये दिया कि इस लड़के को मैंने आईआईटी में पढ़ाया, इसको मैंने यहाँ पढ़ाया, वहां पढ़ाया, मैंने इस पे इतना खर्चा किया, आज मेरे नाती पोते हैं, मेरा पोते पोती हैं, वो मेरे साथ, हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं, हमको उनमें प्यार मिलता है, उनको हम में प्यार मिलता है, उनके माँ बाप हमको नहीं मिलने देते हैं। तो अब ये देखिए समाज में इस तरह की बातें आ रही हैं। जहां इस तरह की बात आ रही हैं वहां आपको लगता है कि क्या ना है, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो सारी जिंदगी अपने बच्चों को पढ़ाया और उन्होंने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, आज वो इस लायक हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं, अब वो अपने अपने जो बच्चे हैं उनको अपने उनके ग्रैंड पेरेंट्स से भी ना मिलने दें। कहां तक समाज में त्रुटि आ रही है, कहां तक समाज गिर रहा है। तो ऐसे केस में भी आपका जो वसीयत डॉक्यूमेंट है वो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव कहता है। क्योंकि देखिए कानून एक ऐसी चीज है, कानून चलायमान है। चलायमान ये है कि जो कानून बना है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी कोर्ट भी आप देखेंगे कि समय समय पे चीजों को जो समाज में त्रुटियां उसके हिसाब से अपने जजमेंट से उसको चेंज कराने की कोशिश करता है। अभी एक लेटेस्ट जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, उसमें ये इशू अराइज हुआ था कि साहब जो मैरिड महिला है उसको यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका हस्बैंड ये कहता है कि जबरदस्ती उसको कहता है कि हमको सेक्स की सुविधाएं चाहिए, तो उसमें वो केस काफी चला, उसमें एनजीओ भी आए थे, उसमें डिवीजन हुआ। एक जज साहब का ये कहना है कि साहब ये क्रिमिनल एक्ट बनता है, दूसरे जज का कहना है ये क्रिमिनल एक्ट नहीं बनता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज में जो बातें बढ़ रही वो इस हद तक बढ़ रही हैं कि जो मैरिड लोग हैं वहां भी ये बात खड़ी हो गई है कि जो महिला हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध आप कुछ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सब हमारे समाज में अब ये इस तरह की बातें बढ़ती जा रही हैं। हम लोग अब जो है ना वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते चले जा रहे हैं। हमको ये सोचना होगा कि हमारी जो अपनी हिंदुस्तान की सभ्यता है उस सभ्यता के हिसाब से हमको अपने परिवारों को चलाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं और जो इंडियन हमारी कल्चर है, जो हमारी विरासत में मिली चीजें है, उनको हम भूलते जा रहे हैं। अब हम न्यूक्लियस फैमिली होते जा रहे हैं। जब न्यूक्लियस फैमिली होते जा रहे हैं तो उसमें हम लोगों में जो है ना, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो परिवार में जॉइंट परिवार में होना चाहिए वो चीज है, उसको कहीं ना कहीं वो लैकिंग है। जब वो लैकिंग है तो उस लैकिंग में ये होता होगा, लैकिंग है तो उसमें ये लगता है कि उनको विरक्ति आ जाती है। अब आपको ध्यान दो, एक बिरलाज में केस हुआ था। बिरलाज में केस में ये हुआ था कि उन्होंने विल जो है अपने किसी लीगल हेयर्स को ना, अपनी जो प्रॉपर्टी उनकी थी अपनी लीगल हेयर्स को ना देकर जो उनका चार्टेड अकाउंटेंट था उनको दी थी। और जो प्रॉपर्टी उनको दी थी वो क्या ना मैटर हॉटली कंटेस्टेड था। अल्टीमेटली वो प्रूव उस विल के बेसिस पर सारी प्रॉपर्टी चार्टेड अकाउंटेंट को मिली है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यार ये बताने का जो वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वसीयत हमको सबको करनी चाहिए। अब ये कैसे इसका इफेक्ट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह होना चाहिए, हम पहले एपिसोड हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। हम फिर भी उसको थोड़ा कंडेंस करके आज फिर दोबारा उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। उसका हमारा पर्पस कोई और नहीं है, पर्पस सिर्फ ये है कि अल्टीमेटली हमको ये देखना होगा कि विल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा सबके लिए सुझाव है विल हमको सबको करनी चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए हमारी यंग एज है, मिडिल एज है, हम बुजुर्ग हैं, हम मेंटली फिट हैं, हम तो इसलिए हमको विल की क्या जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं, हम इसको माने या ना माने, कि हमारे जितने सांस हैं हमको उतने ही सांस मिलेंगे, लेकिन
प्रभु ने एक ऐसी चीज दी है कि हमारे सांस कितने हैं हमको किसी को नहीं पता। ये एक ऐसी चीज है, मैं हमेशा एक लाइटर मूड में कहता हूं, मोमेंट वी आर बॉर्न, आवर सीट इज बुक्ड, आवर टाइम इज फिक्स, आवर वेन्यू इज फिक्स, बट वी डोंट नो। और ईश्वर शक्ति ने अपने पास रखा है कि यदि हमको पता होता तो हम इस घुटन में मर जाते। यदि किसी को ये पता लगता है कि साहब मेरी तो फला दिन को मृत्यु हो जाएगी, तो वो चल ही नहीं पाता, लाइफ संसार चल ही नहीं पाता। तो हमारा जो दिमाग है वो इतना, हमारे दिमाग का जो 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 काम है हम 3 या 4% यूज करते हैं। और जो महानुभाव हुए, जो महान साइंटिस्ट हुए, वो हमसे 2% एक्स्ट्रा करके वो महान बन गए हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा माइंड है, इससे बड़ा दुनिया में कोई कंप्यूटर नहीं है। आप कितने भी हम साइंटिफिक हो जाएं, कितने भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी में चले जाएं, लेकिन जो ईश्वरीय शक्ति ने हमारे माइंड दिया है, हमारा जो सुपर कंप्यूटर बनाया, उससे बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं है। इस कंप्यूटर को हमको सही यूज करना चाहिए। और सही यूज करने के लिए मैं फिर वो बीच में कहूंगा कि अपने जो अरविंद शर्मा साहब हैं, जब से ये शांति कुंज से जुड़े हैं, तब से ईश्वर ने इनको ईश्वरीय शक्ति मिली है कि इन्होंने अपना ये प्रोफेशन तो हम सब करते हैं, जीवोपार्जन हम सब करते हैं। यदि हम अपना जीवोपार्जन नहीं करें तो अपने परिवार को हम कैसे चलाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारा समाज के प्रति भी उतना ही उत्तरदायित्व है कि समाज के लिए भी काम करें। तो उसमें ये बधाई के पात्र है। और ये हमारे को प्रेरणा तभी आती है जब हम किसी ना किसी माध्यम से ईश्वर शक्ति से के साथ में हम कांटेक्ट में आते हैं। अब जैसे ये आचार्य श्री राम जी के आश्रम से जुड़े, यदा कदा क्या, जहां तक मेरी जानकारी है, कोरोना से पहले ये लगातार जनवरी के फर्स्ट वीक में एक आध्यात्मिक प्रोग्राम करते थे, उसमें मैंने भी काफी अटेंड किया है। और अब जब से कोरोना आया है तो तब से इन्होंने जो है ना ये जो सीरीज चालू की है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको आगे चलाते रहना चाहिए। आज मैं जानबूझ के वसीयत के साथ साथ ये समाज की जो बातें वो भी इसलिए कर रहा हूं कि यदि हम सब चीजों को कोरिलेट करके चलेंगे तो हमारा समाज में रहना, हम ईश्वर ने जिस लायक हमको बनाया है, दुनिया में हमको जिस लिए भेजा है, हम अच्छे कर्म करके जाएंगे, समाज के लिए काम करके जाएंगे तो हम जाने जाएंगे। वरना तो हर आदमी दुनिया में आता है, हर आदमी चला जाता है, एक समय के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं, हमने कितने सत्कर्म किए, कितने अच्छा कार्य किया, कितना हमने समाज के लिए काम किया है, यही जाना जाता है। तो आज जो हम जो बार बार, मैं मजाक में भी कहता हूँ कि साहब मैं 5-6 बार वसीयत पे बोल चुका, फिर भी आप क्या कहते हैं वसीयत पे बोलिए। तो ये जो प्रेरणा आ रही है, ये प्रेरणा प्रभु की प्रेरणा है, हमारा ना मेरा योगदान है, ना अरविंद जी का योगदान है। ये प्रभु ने प्रेरणा दी है अरविंद जी को कि जिनको कानून का ज्ञान नहीं है, जो उनसे 8-10 हजार लोग जुड़े हैं, जिस चैनल से वो जुड़े हुए हैं, उनकी हम जिस तरह से सेवा कर सकते हैं, जिस तरह से हम उनका मार्गदर्शन करते हैं, हमको करना चाहिए। अब फिर बात आ जाती है वसीयत की। अब वसीयत मैं बार बार ये कहता आता हूं कि वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो को किसकी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि आपकी जो माइंड की जो इंटेंशन है कि आपका शरीर पूरा होने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो एक अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि साहब आज हमने एक वसीयत कर दी, अब हमारी वसीयत का प्रोबेट कराना जरूरी है या नहीं है। ये एक डिबेटेबल इशू है। डिबेटेबल मैं क्यों कहता हूं, ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ये है कि आपको प्रोबेट कराना आवश्यक है। ये प्रोबेट का जो बेसिक कंसेप्ट आया था वो था बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, वहां पे प्रोबेट कंपलसरी कर रखा था उन्होंने। लेकिन जैसे जैसे लॉ डेवलप होता है, स्पेशली आप यू केस ऑफ यूपी में प्रोबेट होना जरूरी नहीं है। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूं कि जो हम वसीयत की बात करते हैं और हमारे साथी जो श्रोता है वो ये कहते हैं कि साहब हमने फलाना जगह अप्लाई किया, उन्होंने हमको ये कह दिया कि आप इसका प्रोबेट करा के लाइए। तो हमने कहा भी आपने जो प्रोबेट की बात कहा कि करा के लाइए, उनसे कहा लिख के दे दें। बोले साहब लिख के नहीं देते हैं,
अब आप ये बताइए ऐसे केस में क्या मैं करूंगा, क्या कोई और करेगा? आपको, वो कहते हैं ना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि आप जब एग्जैक्ट नहीं करेंगे तो लोग आपकी बात मानेंगे कैसे? एक एक जो, जैसे आपका जीडीए की एग्जाम्पल ले लीजिए, आप डेवलपमेंट अथॉरिटी की एग्जाम्पल ले लीजिए। आप किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाइए, सबसे पहले वो कहेंगे साहब आप जो है ना, जो जो आपके बिल है, हम तो बिल नहीं मानते, हम तो इसको जो है ना प्रोवाइड कराइए तब मानेंगे। यूपी में लगातार ये बात कानून, ये बात हाई कोर्ट के निर्णय भी हैं और नोटिफिकेशन भी है जो ये कहता है कि प्रोबेट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए डेवलपमेंट अथॉरिटी या बैंक आपको ये कंपेल नहीं कर सकते हैं कि आपको अपनी बिल का प्रोबेट कराना जरूरी। हाँ, लेकिन उसमें 2-3 बातें जरूरी हैं कि विल आपको कैसे बनानी है। सबसे पहली बात तो ये कि विल हर वो व्यक्ति कर सकता है जो मेजर है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंटाइटल है, वो अपनी विल कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जिस टाइम वो विल करता है वो साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब आप विल करने जा रहे हैं तो उस समय आपको किसी तरह का आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी पार्टी के प्रेशर में बिल नहीं करें, आपका इंडिपेंडेंट माइंड से होना चाहिए। अब बात आती है साहब विल को कैसे करना चाहिए। एक ए व्यक्ति है, वो अपनी प्रॉपर्टी की विल करना चाहता है, तो उसको ये होता है कि सफेद कागज पे ठंडे दिमाग से वो अपनी सारी बातें लिख ले और लिखने के बाद वो उस पे अपने दो दो विटनेस के सामने अपने को साइन कर ले और साइन करने के बाद पहले अपने साइन करें, 2 विटनेस बात का कंफर्म कर दें कि साहब ये जो विल है इन्होंने मेरे सामने साइन करी है। वो कागज जो है आपका प्लेन पेपर भी हो सकता है। अब ये तो नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से जब विल होती हैं और कोर्टों में मुकदमे जाते हैं, प्रोबेट होता है या अन्यथा होता है, या वो आप एक पार्टी ने विल सबमिट की, दूसरी पार्टी ने विल को चैलेंज किया, तो उसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी होती है। अब बात इस बात पे आती है, उसके लिए सबसे पहले हमको प्रिकॉशन ये लेनी होती है कि हमको जब हम अपनी विल करना चाहते हैं तो हमको या तो हम एक विटनेस, कोई डॉक्टर को रखें, या जिस टाइम हम अपनी विल करने जा रहे हैं तो उस टाइम उससे पहले हम डॉक्टर से एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले लें कि ये व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है, बात समझ रहा है, अपने 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 इसको समझ है, अपनी समझ के हिसाब से ये कार्य कर रहा है, कहीं इसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं है। ये मैं इसलिए कहता हूँ मेडिकल ऑफिसर की जो मैं बात करता हूँ कि अल्टीमेटली ये बात आती है कि साहब ये आदमी तो बीमार था, ये इनके पास उसमें सोचने की शक्ति नहीं थी, ये अच्छा बुरा देख नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, ये तो बिस्तर पे थे, इसलिए इनको जो है ना, जो जो व्यक्ति है इसने इनसे जबरदस्ती साइन करा लिए। उन चीजों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेना चाहिए जब हम विल करना चाहते हैं, या संभव हो तो एक विटनेस आप जो है ना डॉक्टर रख लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। अब मैं इसके पहलू पे आता हूं कि विल हमको कैसे करनी चाहिए। एक ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति ने ये सोचा कि मेरे को विल करनी है। अब जब वो विल करना चाहता है तो उसको क्या क्या कार्य करने होते हैं। सबसे पहला कार्य ये तो होता है कि उनको अपना माइंड स्थिर करना होता है, और स्थिर करने के बाद उनको ये सोचना होता है कि साहब हमको अपनी अपनी जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का विस्तार जो है ना हमारी मृत्यु के बाद किस तरह से डिवीजन होना है। ये पहला उसका थॉट प्रोसेस होता है। अब थॉट प्रोसेस के बाद वो, एक तो आजकल जो कंप्यूटर का जमाना है वो खुद ही अपने मोबाइल पर टाइप कर सकते हैं, खुद ही वो कंप्यूटर पर टाइप करा सकते हैं। ये होता है कि उनकी पहले इंटेंशन आ जाती है, जब उनकी इंटेंशन आ गई तो उसमें उनकी सारी प्रॉपर्टी कवर हो जाती है। उसमें उनकी जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसमें
आपकी आपकी चल संपत्ति भी आती है, अचल संपत्ति भी आती है। और चल अचल संपत्ति जब आपने आपने डिस्क्लोज कर दी, तो पहला तो ये आप खुद लिख सकते हैं, दूसरा ये है कि आपको आप डिक्टेशन देते हैं, कोई आपका और व्यक्ति टाइप करता है, तीसरा ये हो सकता है आप कंप्यूटर में खुद टाइप कर सकते हैं। तो आप दोनों तीनों में से किसी भी मोड से कर सकते हैं। जब आपकी इंटेंशन कागज पे लिख के आ गई, जो आपने खुद किया है उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं है। आपने किसी से टाइप कराया है तो उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, प्रिंट निकलवाने के बाद उसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप उस पर अपने हस्ताक्षर कर लीजिए। जब आप हस्ताक्षर करते हैं तो उस पे आपको अपना आधार नंबर भी लिख देना चाहिए। उस पे आप आधार नंबर लिखेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आप वही व्यक्ति हैं जिसने ये विल की है। आपके आपके उसमें 2 विटनेसेस होने चाहिए। 2 विटनेसेस में मैं बार बार ये कहता हूं कि यदि संभव हो तो एक विटनेस डॉक्टर कर लें, दूसरा विटनेस आप कोई भी कर सकते हैं। आप कोई भी से मेरा मतलब ये है, आप सिर्फ बेनिफिशियरी को छोड़ के बाकी आप किसी को भी कर दीजिए। यदि आप बेनिफिशियरी को यदि उसको उसमें विटनेस बनाते हैं तो वो एक डिबेटेबल क्वेश्चन हो जाता है। आपका नौकर भी आपका विटनेस हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी विटनेस हो सकता है। यदि आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ भी हो सकती है विटनेस, यदि वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। अब उसमें जो भी व्यक्ति, इसमें एक आपको और ध्यान रखना होना चाहिए कि जैसे उसमें आपने आधार का आपने अपना नंबर डाल दिया, आपने उसमें अपने हस्ताक्षर कर दिए। यदि किसी वजह से आप हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं, आप अंगूठा भी लगा सकते हैं। जब अंगूठा लगाते हैं तो उस केस में आपको करना क्या होता, आपका जो अंगूठा लगाते हैं उसको आपको किसी ना किसी को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसे अब ये अंगूठा जो है मेरे सामने इस व्यक्ति ने इस कागज पे लगाया है, ये जो वसीयत बनी है इस पे मेरे सामने लगाया है। जो 2 विटनेस होते हैं उनका भी यही पर्पस होता है कि वो ये तस्दीक करते हैं कि साहब इस व्यक्ति ने जो वसीयत की है, ये वसीयत हमारे हम ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो व्यक्ति विटनेसेस हैं वो भी उसमें अपना आधार नंबर लिख दें। वैसे उनके फोटो की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अच्छा रहता है कि जो जो कुछ चीजें हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो व्यक्ति आपके हस्ताक्षर कर रहा है, जो विटनेसेस बन रहा है, उनके भी आप आधार भी नंबर लिख दें, उनका आप फोटो भी लगवा दें। लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, लीगल रिक्वायरमेंट तो आपके फोटो की भी नहीं है, लेकिन ये अच्छा रहता है। ये जब क्या नाम है किसी तरह से वो डॉक्यूमेंट चैलेंज होता है, उसमें आप अपना फोटो लगा दें, उसमें आप अपना आधार नंबर लिख दें, उसमें वो एक प्रॉपर और ऑथेंटिक लगता है वो डॉक्यूमेंट। अब ये बात आती है कि साहब ये जो विल है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है और ये मानना है, ये मेरा तजुर्बा कहता है एज ए लीगल एक्सपर्ट, कि यदि आपने मेडिकल ऑफिसर से अपनी हेल्थ के बारे में एक सर्टिफिकेट ले लिया है कि इस आज की डेट में ये व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा ये रहता है कि जब आप अपनी विल करना चाहते हैं तो आप उस दिन का 10 रुपए का स्टैम्प पेपर परचेज कर लें, उस स्टैम्प पेपर पे अपनी वसीयत लिख लें। तो उससे 2 बातें क्लियर हो जाती हैं कि यदि आपने मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले रखा है तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि आपने उस पर किया है। तो ये प्रिजम्पशन आएगी जिस दिन का आपका स्टैम्प पेपर है उस दिन के बाद ही वो बिल लिखी गई है, उससे पहले वो बिल नहीं लिखी गई है। अक्सर जब बिल चैलेंज होती है तो ये एलिगेशन लगाए जाते हैं तो बीमार थे, ये तो सोचने की शक्ति नहीं थी इनको, ये अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकते थे, ये तो साहब जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनका जो ना जो इंटरेस्टेड पार्टी है इनका अंगूठा लगवा लिया था या इनसे जबरदस्ती साइन करा लिए थे,
तो इन सब चीजों से बचने के लिए कल को डॉक्यूमेंट चैलेंज हो और जब वो चैलेंज और उसमें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम को बचाने के लिए ये अच्छा रहता है कि आप स्टैम्प पेपर परचेज कर लें। अब ये बात आती है कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट है ये सब रजिस्ट्रार क्या रजिस्टर्ड होना जरूरी है या नहीं है। मैं हर एपिसोड में आप लोगों को ये बताने की कोशिश की है और बताता हूं कि ये बड़ा क्लियर है कि जब भी आप वसीयत करते हैं, वसीयत ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट ना ही तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में प्रावधान है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रावधान है, ना ही विल में कहीं प्रावधान है, ना ही इंडियन सक्सेशन एक्ट में प्रावधान है कि आपको विल को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। कहाँ जरूरी है? पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जो अब नया ये रेवेन्यू कोड आया 2006, यदि आप किसी एग्रीकल्चर लैंड का आप विल कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने 2 कंडीशन इंपोज की हैं। जो नॉर्मल कंडीशन उसके अलावा ये कहा है कि आप जब किसी भी एग्रीकल्चर लैंड की आप विल करते हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। सिर्फ मैं बार बार यूज कर रहा हूं, सिर्फ यदि आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006 आने के बाद आपको अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड कराना आवश्यक है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के अलावा आपकी जितनी भी चल और अचल संपत्ति है किसी का भी आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है। अब बात आती है कि साहब इसको प्रोबेट कराना जरूरी है या नहीं है। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, जैसे मैंने कहा बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, वहां जब एक कंसेप्ट था तो वहां पर बिल को प्रोबेट कराना आवश्यक था। अब जैसे हमारे जो श्रोतागण हैं ज्यादातर यूपी के हैं और स्टेट्स में भी ऐसा है कि जो विल डॉक्यूमेंट है उसको प्रोबेट कराना आवश्यक नहीं है। इसको कोर्ट के निर्णयों से लगातार ये कहा जा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगातार ये जजमेंट दिए हैं कि साहब यूपी में प्रोबेट को ये विल को प्रोबेट कराना आवश्यक नहीं है। अब ये कुछ श्रोतागण ये शिकायत करते हैं कि साहब जब बैंक में जाते हैं तो विल हम अपने लॉकर खोलने की बात करते हैं तो हमसे कहते हैं इसको रजिस्टर कराइए। हम डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाते हैं तो वो हमसे कह रहे थे हमसे वो कहते हैं इस विल को प्रोबेट करा के लाइए। मेरा कहना आपको जो वॉर करना वो ये है, भय बिन प्रीत न होई। जो बाबू हैं वो अपने साल्वेज चार्जेस बढ़ाने के लिए, अपनी सुविधा शुल्क बढ़ाने के लिए वो आपको ये बरगलाते हैं कि साहब इसको प्रोबेट करा के लाइए। आपको राइटिंग में लिख के देना चाहिए, जो आपकी बिल बनी हुई है किसी नोटरी पब्लिक से उसको अटेस्ट करा के ले जाइए। आप लिखित में अपने प्रार्थना पत्र दीजिए। उस प्रार्थना पत्र के बेसिस पे यदि डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको आपका नहीं मानती है तब आपको उनके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई करनी चाहिए। अब वो जमाना नहीं है जब ये था कि जो बाबू है वो जो चाहेगा वो करा लेगा, जो अफसर है जो चाहेगा वो करा लेगा। कानून काफी डेवलप हो चुका है। जब कानून डेवलप हो चुका है हमको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। हम अपने अधिकारों को हम ही नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे तो हमारे फेवर में कौन इस्तेमाल करेगा। ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक में भी ये बात नहीं है। मैंने एक केस ऐसा आया था जिसकी मैं व्यक्तिगत जानकारी दे रहा हूं कि उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया, प्रॉपर्टी उनको बिल के बेसिस पे उनको आ गई। जब उनको आ गई तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने कहा तो उनके यहाँ ऑब्जेक्शन उन्होंने जो ना हमारे किसी वकील भाई के लिए वो फाइल एग्जामिन करने के लिए भेज दिया। तो वो बोलने लगे पहली बात तो ये कि विल रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए? बोले साहब ये एग्रीकल्चर लैंड थी। जबकि सब बात यह है कि उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड लेके उस पर वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज ले रहे थे। वो धारा 143 का उन्होंने जो है ना जो जेडी एक्ट है उसमें उन्होंने ऑर्डर करा लिया था। वो लैंड तो एग्रीकल्चर रही नहीं, लेकिन उनका ज्ञान इतना ही था कि वो उसको अभी भी एग्रीकल्चर लैंड मान रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि साहब अब तो यूपी कोड 2006 आ गया है तो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब इन लोगों को कौन समझाएगा कि भाई आप कानून तो पढ़िए। कानून लोग पढ़ना नहीं चाहते। लोग अपनी सुविधा शुल्क बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए
वो सब ये बातें करते हैं, उसके लिए हमको अपने राइट्स का जानना जरूरी है। और ये आपका देखिए जो 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 इंफॉर्मेशन एक्ट है, जिस तरह से आज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें अभी भी आप देखिएगा कि आपने देखा होगा 4 दिन पहले 4 सीबीआई इंस्पेक्टर को सीबीआई ने ही उनको ट्रैप करके उनको 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 अरेस्ट किया है। तो आप यदि अपने राइट्स के बारे में जागरूक नहीं होंगे तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। विल जो है, विल को जरा यदि आप शॉर्ट में समझें, विल राइटिंग में होनी चाहिए, विल पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए। यदि आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आप इस पोजीशन में टू यू शुड बी इन ए पोजीशन टू साइन योर डॉक्यूमेंट, साइन द वसीयत। 2 लोगों से अटेस्टेशन होना चाहिए, उनके भी उस पे हस्ताक्षर होना चाहिए। जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूं, उनका भी आप आधार नंबर लिखवा दें, आधार की कॉपी उसके साथ लगा लें, तो वो हमेशा आपके बेनिफिट में होती है। और जो व्यक्ति बिल कर रहा है, यदि वो इनकम टैक्स पे ही है, तो वो यदि आपका अपना पैन कार्ड की भी डिटेल दे रहा है तो वो आपके हित में रहती है कि वो अपनी सब चीजें डिस्क्लोज करके आ रहा है, कि वो ये भी बता रहा है कि साहब मेरा पैन नंबर ये है, मेरे इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी सारी डिस्क्लोज है। अक्सर झगड़ा कहाँ होता है, मैं आपको ग्रे एरिया बताता हूँ। हमारे कुछ श्रोता को हो सकता है ये बात पसंद ना आए, अक्सर ये होता है कि हम नंबर 2 की ट्रांजैक्शन बहुत करते हैं। अब वो समय खत्म हो चुका है कि नंबर 2 की ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। अब जो लेटेस्ट ये जो पोर्टल बन गए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का है, आपका बैंक का पोर्टल है, ये सारे पोर्टल जो है इनकम टैक्स पोर्टल से लिंक कर दिए गए हैं। अभी आपको इसको मेरा अरविंद जी से सुझाव है कि आप जितने ये शुभ काम कर रहे हैं, एक काम आपको और करना चाहिए। आपके काफी श्रोता ऐसे हैं जो वकील हैं या इनकम टैक्स की वकालत करते हैं, आप तो खुद ही इनकम टैक्स की वकालत करते हैं। हमारा वसीयत से बेसिक मतलब है, कोर्ट यहाँ तक बातें हैं, यदि कोई डीफ है, डंप है, ब्लाइंड है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है। जो डीफ और डंप है उसमें ये कानून ये कहता है, यदि वो आपने किसी भी एक्ट और कंडक्ट से ये बताने की स्थिति में है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का इस तरह से डिस्पोजल कर रहे हैं, तो वो भी कानून उनको मान्यता देता है। जो ब्लाइंड है, आजकल तो ब्लाइंड में ब्रेल आता है, वो भी अपनी प्रॉपर्टी का निस्तारण कर सकते हैं। कानून तो यहां तक डेवलप हो चुका है कि नॉर्मली आदमी की तबीयत खराब रहती है, वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सके, तो ऐसा व्यक्ति क्या अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये डिबेट थी। इस डिबेट में यदि फाइनली ये बात आई है, कोर्टों का ये मानना है, यदि कोई व्यक्ति नॉर्मली उसकी तबीयत खराब रहती है, वो इस स्थिति में है, वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पा रहा है, तो और वो के एक पर्टिकुलर समय में वो इस स्थिति में है कि वो अपना अच्छा बुरा सोच पा रहा है, और उस टाइम वो यदि के लिए मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल डॉक्टर ये कहता है कि ये आदमी इस समय अपने विवेक से अपना अच्छा बुरा सोच पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति वो उस पर्टिकुलर टाइम में डॉक्टर, यहाँ पे रूल आ जाता है डॉक्टर का। डॉक्टर यदि ये सेटिस्फाई कर देता है, डॉक्टर ये स्टेटमेंट दे देता है, ये राइटिंग में कर देता है कि ये व्यक्ति इस स्थिति में है कि आप अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, ये बताने की स्थिति में कि कर क्या रहा है, तो वो व्यक्ति भी अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत कर सकता है। समझे? अब बात ये आती है कि साहब आप क्या प्रिकॉशन रखेंगे। देखिए, प्रिकॉशन तो आप वही रख सकते हैं कि जो लॉ में परमिसिबल हैं। आप साउंड माइंड होने चाहिए, आप इलिटरेट हैं तो आपको मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना चाहिए। आपका जो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन है वो आपको किसी न किसी विटनेस ने उसको प्रूव करना चाहिए। इंसेंट के बारे में भी वो कहते हैं कि यदि डॉक्टर ये कह देता है कि ये आदमी जो है, ये व्यक्ति इस स्थिति में है कि वो अपने अच्छा बुरा
हेलो, आ रही है, साउंड आ रही है। हेलो। हाँ, आ रही है सर, आवाज आ रही है। जो भी व्यक्ति मेजर है और अपना अच्छा बुरा सोच सकता है तो उसको वसीयत करने का अधिकार है, ये हम सब ध्यान लेना चाहिए। अब ये बात आती है कि यदि जो जो हम विल करते हैं उसमें विल में अक्सर ये एलिगेशन लगाता है कि वॉलेंटरी एक्ट नहीं है, ये अंडर फ्रॉड की गई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से करी है, इम्प्रोप्राइटी हुई है इसमें। तो इन चीजों से बाहर आने के लिए रोल बढ़ जाता है डॉक्टर का। इसलिए मैं हर एपिसोड में ये बात कहता हूं, जब भी आप वसीयत करने जा रहे हैं तो आपको यदि संभव हो तो एक व्यक्ति आपको मेडिकल ऑफिसर रखना चाहिए, एक डॉक्टर रखना चाहिए जो आपके स्वास्थ्य के बारे में एक आइडेंटिफिकेशन दे सके, एक सर्टिफिकेट दे सके कि ये व्यक्ति स्वस्थ है। दूसरा दूसरा व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है। इसमें इसमें ये भी यहां तक कहा गया कि यदि आपका सर्वेंट है तो आपका सर्वेंट भी विटनेस हो सकता है, आपका ड्राइवर है तो ड्राइवर भी विटनेस हो सकता है। उसमें सिर्फ यही कंडीशन ऑफ मेजर होने चाहिए। और जब भी किसी विल को चैलेंज होता है, कोई बात आती है, तो अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी हैं या प्रोपाउंडर हैं उन्हीं पे बर्डन ये रहता है कि वो ये बात को प्रूव करें कि ये जो जितने ऑब्जेक्शंस लगे हैं ये ऑब्जेक्शंस गलत हैं। अक्सर ये एक केस ऐसे केस भी हैं 30 साल तक किसी डॉक्यूमेंट को, कोई विल थी उसको चैलेंज नहीं किया गया। तो जो एविडेंस एक्ट है उसमें प्रिजम्पशन ये है कि ये 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है तो ये प्रिजम्पशन है कि उसमें डॉक्यूमेंट्स पे जितने भी उस डॉक्यूमेंट्स पे साइन है वो डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट्स है। हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट कन्फाइन कर रहे हैं, ये आपका वसीयत यदि 30 साल पुरानी है और 30 साल पुरानी के वसीयत के बेसिस पे हम किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहे हैं तो आपको उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रिजम्पशन है वो डॉक्यूमेंट सही है। अक्सर ये होता है कि आपने ओरिजिनल विल छुपाई है और आप जो है ना दूसरी आप लिए घूम रहे हैं। बर्डन आप पे है कि आप ओरिजिनल विल बताएं कहाँ है। यदि किसी भी कारण से आप ये बताने की स्थिति में हैं कि साहब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो नहीं अवेलेबल है, प्राइम फेसी कोर्ट ये मानती है या अथॉरिटीज ये मानती है कि डॉक्यूमेंट्स, ये जिस डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स वास्तव में ओरिजिनल जो है ये उसकी एक्चुअल सर्टिफाइड कॉपी है, तो सेकेंडरी एविडेंस भी परमिसिबल है कानून में। लेकिन मेरा ये कहना है, हमेशा मैं ये कहता हूं, विल हमेशा सरल शब्दों में लिखनी चाहिए। यदि आप हिंदी की जानकारी आपको अच्छी है तो आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश की जानकारी तो इंग्लिश में लिखें, भोजपुरी में है तो भोजपुरी में लिखें, तेलुगु है तो तेलुगु में लिखें। ये अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि विल तो लिखिए रीजनल लैंग्वेज में, साइन किए हुए यहाँ पे इंग्लिश में, या ये होता है कि विल तो आप रहने वाले तो यूपी के, विल लिखिए, विल टाइप हुई अंग्रेजी में और आप उसमें हिंदी में साइन कर रहे हैं, या रिवर्स है, विल लिखिए हिंदी में और आप अंग्रेजी में साइन कर रहे हैं। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हैं। उन कॉम्प्लिकेशन से बाहर आने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि यदि हम हिंदी में वसीयत बना रहे हैं तो हमको अपने हस्ताक्षर भी हिंदी में करने चाहिए। हमको यदि इंग्लिश में विल बना रहे हैं तो हमको इंग्लिश में साइन करने चाहिए। हम यदि रीजनल लैंग्वेज में बना रहे हैं तो रीजनल लैंग्वेज में साइन करने चाहिए। एक बड़ा मिथ है कि साहब हमको किस लैंग्वेज में अपनी वसीयत बनानी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता आया हूं और अभी भी मेरा वही निवेदन है कि आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में अपने विल बनाइए। आप इस तरह के चक्कर मत पड़िए कि आप पढ़े तो उतने लिखे हैं नहीं, लेकिन आपने हमारे जैसे किसी वकील को कह दिया हमारी विल बना दीजिए, हमने अंग्रेजी में बना दी, आप उसमें अंगूठा लगा रहे हैं, उसमें झंझट पैदा होता है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि यदि आप नॉर्मल भाषा समझते हैं तो आपको हिंदी में बनवानी चाहिए। यदि आप इंग्लिश में बनवाना चाहते हैं, इंग्लिश आप पढ़े लिखे तो आपको इंग्लिश में बनवाइए। ये अवॉइड करना चाहिए कि हम समझते तो हिंदी हैं
और हम अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फिर उसका बटन पड़ता है कि जिसने वो टाइप किया है वो उस पर एक सर्टिफिकेट ये दे के साहब मैंने ये डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में बनाया है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमने इनको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के सुना दिया है। जब पढ़ के सुना दिया है तो उस पर तस्दीक करेगा, एक सर्टिफिकेट देगा कि साहब ये डॉक्यूमेंट इंग्लिश में टाइप हुआ है लेकिन इनकी लैंग्वेज में हमने इनको पढ़ के सुनाया, इन्होंने पढ़ के समझ के तभी इस बिल पे हस्ताक्षर किए हैं। तब आपको ये प्रिकॉशन लेनी होती है। तो समअप करने के लिए, चूंकि समय हमारे पास समय का अभाव है, समय पूरा होने जा रहा है, मोटा मोटा मैं रिपीट कर देता हूं कि विल एक ऐसा वसीयत है हम सबको करनी चाहिए। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हम यंग हैं, हम बुजुर्ग हैं, हम छोटे हैं, बड़े हैं। हम यदि मेजर हो गए हैं और हमारी प्रॉपर्टी है तो हमारी प्रॉपर्टी को विल करके रखना चाहिए। अब उसमें ये बात आती है कि साहब विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप उसको चेंज कर सकते हैं। आज आपका माइंड ये रहा कि मेरी प्रॉपर्टी सारी एक हो जाएगी, आपका साल 2 साल 4 साल बाद ये मेरा डिसीजन ठीक नहीं है, मैं इसको अपने डिसीजन रिव्यू करता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी ए और बी को जानी चाहिए या ए को हटा के बी और सी को जाननी चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप अपनी लाइफ में जब तक आप जिंदा हैं, जब तक इस यूनिवर्स में हैं, आप जब चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें अमेंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको ये प्रिकॉशन रखनी चाहिए, जो भी लास्ट आप विल साइन करें उस पर आप ये मेरी अंतिम विल है। आपने मान लीजिए पहली विल जो है ना जनवरी 2021 में की है और दूसरी विल आप करने जा रहे हैं, आप आज मान लीजिए 15 मई 2022 है, तो 15 मई 2022 को जब आप दूसरी विल करने जा रहे हैं तो उसमें आपको लिखना चाहिए कि मेरी ये विल लास्ट विल है और मेरी जो पहली विल है उनके सुपरसेशन में मैं विल एग्जीक्यूट कर रहा हूं। उससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी बनी रहती है, वरना ये डिस्प्यूट आता है कि साहब पहली वाली विल सही थी या दूसरी वाली सही थी या तीसरी विल सही है। तो डेट वाइज आप चलेंगे और उसको कहेंगे ये मेरी अंतिम विल है, तो आपके वो कॉम्प्लिकेशन खत्म हो सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है कि आप अपने लाइफ टाइम में 2 विल बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं, यू नेवर नो, क्योंकि हमारा इंसान है, हमारा दिमाग कंप्यूटर है, हम किसी तरह भी चीजों को अपनी तरह से कर सकते हैं। तो आप अंतिम विल लिखिए, उसमें डेट डालिए। तो इसको समअप करने के लिए, चूंकि समय खत्म हो रहा है, समअप करने के लिए यह है कि व्यक्ति मेजर होना चाहिए, व्यक्ति कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्टेक्ट होना चाहिए, उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में विल करनी चाहिए, उसको अपनी जो इंटेंशन लिखित में रखनी चाहिए, उस पे अपनी भाषा में करनी चाहिए, उस पे अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। हस्ताक्षर यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपना अंगूठे का निशान लगाएं, वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। उस पे आपको अपना आधार नंबर लिखना चाहिए, आपको पैन कार्ड नंबर लिखना चाहिए, और जो 2 विटनेसेस हैं उनको भी अपने सिग्नेचर करने चाहिए कि मेरे सामने बिल लिखी गई है, और उनको भी यदि संभव हो तो उनको भी अपना आधार नंबर लिखना चाहिए। यदि ये करते हैं तो आपको बिल को रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। बिल का ये डिपेंड करता है स्टेट्स, ज्यादातर स्टेट्स ये कहती है, अक्सर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास कि बिल का प्रोबेट होना चाहिए। बाकी ज्यादातर जगह बिल का प्रोबेट होना जरूरी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। यदि कोई किसी की क्वेरी है तो उस क्वेरी का मैं जरूर निदान करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं अंत में फिर जो है ना श्री अरविंद शर्मा एंड कंपनी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो शुभ काम कर रहे हैं, और हमसे जब भी भविष्य में भी किसी तरह की कोई हमारी आवश्यकता हो तो मैं समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं और रहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय केसी कौशिक साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। इस संबंध में कोई और किसी की कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न बनता है तो वो आदरणीय केसी कौशिक साहब से पूछ सकते हैं। जो आपने अभी कहा था कि जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, हाँ जी, इसमें 2006 में कोई अमेंडमेंट्स आया है कि जिसमें कि उसको आप रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो मेरा सवाल इसमें ये था कि जैसे एग्रीकल्चर लैंड 2 तरह की हो सकती है, एक तो मेरी दादा लाई आ रही है और एक जी, मेरी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड है। तो क्या दादा लाई वाली जी। को भी रजिस्टर्ड बिल कर सकता हूँ क्या मैं? देखिए, एक बात हमको समझनी चाहिए कि विल जब भी कर सकते हैं हम उस प्रॉपर्टी कर सकते हैं जिसमें मेरा राइट है।
ये अक्सर ये इशू अराइज होता है कि जिस प्रॉपर्टी मेरी जो दादा लाई प्रॉपर्टी है तो उसका रजिस्ट्रेशन की कहाँ से बात आएगी। मैं फिर अपनी बात को पुनः रिपीट कर देता हूँ कि जिस जिस प्रॉपर्टी का मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं अपनी विल कर सकता हूँ तो उसी की मैं विल कर सकता हूँ। मैं जो मेरी अपनी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उसी की विल कर सकता हूँ। और जो मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, मैं एग्रीकल्चर लैंड की यदि मेरे को वसीयत करनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। यदि उसको आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे उसको कानूनी मान्यता नहीं है, जो यूपी कोड 2006 आया है। बिल्कुल ठीक है जी। एक चीज और पूछ लीजिए, जैसे अभी आपने कहा ना जिस लैंग्वेज में हमने बिल लिखी, और जैसे मैं साइन अपने पैन कार्ड में या बैंक में इंग्लिश में करता हूँ और हिंदी में लिखी हुई है, तो क्या मैं फिर हिंदी में साइन करूँ अपने इसमें? आपकी साउंड बंद हो गई सर। कोर्ट में वसीयत चैलेंज होती है तब ये लोग टेक्निकल पॉइंट लेते हैं। मैंने ये हिंदी और इंग्लिश का रीजनल लैंग्वेज का उन व्यक्तियों के लिए कहा है बेसिकली जो इंग्लिश में हम वकीलों के पास चले गए, इंग्लिश में हमने बिल बना दी लेकिन हमने अपने हस्ताक्षर हिंदी में किए, तो जो बिल को चैलेंज करता है ये उसको बेनिफिट ऑफ डाउट ये मिलता है, वो ये कहता है साहब इनको तो अंग्रेजी आती ही नहीं थी, इनको तो सही समझ ही नहीं थी, इनसे जबरदस्ती साइन करा लिए। उसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि यदि हम हिंदी में बिल की वसीयत कर रहे हैं तो प्रेफरेंस हमको हिंदी में साइन करने का देना चाहिए, इंग्लिश में नहीं करना चाहिए। मैं उस एंगल से कह रहा था। नहीं सर, मेरा कहना उसमें एक लाइन में सबमिशन ये था कि जैसे कहता है कि अगर सर में हिंदी में कर दिया तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि साहब ये तो कभी साइन हिंदी में करते ही नहीं थे, आज कैसे कर दिए इन्होंने, क्योंकि इंग्लिश के साइन तो मेरे पैन कार्ड से या किसी और चीज से बैंक के सिग्नेचर से वेरीफाई हो सकते हैं सर। मैं उस पॉइंट से कहता हूँ सर। नहीं, उसका मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पे ना वो हिंदी में फर्क पड़ता है ना अंग्रेजी में फर्क पड़ता है। फर्क हमेशा उन पे पड़ता है जो बेचारे सिर्फ अंगूठा लगाते हैं या जिनको अंग्रेजी आती ही नहीं है, जिनको आती हिंदी है या बंगाली आती है या तमिल आती है और उनका डॉक्यूमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही विल बनवाएं और रीजनल लैंग्वेज में वो साइन करें। जैसे आपने अपना केस कहा, आप बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, आप पैन कार्ड में इंग्लिश में साइन करते हैं, आपका आधार पे इंग्लिश में साइन है, तो आप इंग्लिश में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनकी है कि जो बेचारे उतने पढ़े लिखे नहीं है, जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, उनके बारे में मैंने कहा। चलिए, और किसी को जिज्ञासा हो तो आदरणीय कृषि को से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन की 2 शब्द धन्यवाद कीजिए। और किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। आदरणीय काला साहब साउंड बोलिए। आदरणीय श्री कौशिक साहब का, कैसे कौशिक साहब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इतने इलेबोरेटेड वे में आपने समझाया है, जो आपको सुनते जाते हैं त्यों चीजें बहुत क्लियर होती चली जाती हैं। क्योंकि मैंने एक दफा सवाल पीछे उठाया था कि मेरी बैंक की एफडीआर में 3 साइन है, मेरे मिसेज के, मेरे बेटे के, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मेरी है वो वाली, तो मैं क्या उसको विल कर सकता हूँ? आपने मना कर दिया क्योंकि इसमें बेटे के सिग्नेचर हैं, तो आप अब वो मेरे नहीं बल्कि तीनों की मिलकर के संपत्ति बन गई। तो जिस तरह से आपने क्वेश्चंस को सेटिस्फाई किया है, क्वेरीज को सेटिस्फाई किया है, और जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है, हर व्यक्ति को पूरी तरह समझ आ गया है कि किस तरह से बिल लिखी जानी है और बिल लिखे जाने की उपयोगिता क्या है, उम्र कोई भी हो और सेक्स कोई भी हो, और ये जो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसके ऊपर विल हमेशा करनी चाहिए। और उसको चाहे हमारे यहाँ प्रोवाइड कराने का सिस्टम यूपी में नहीं है, ठीक है, एक प्लेन कागज पर लिख करके बेशक 2 लोगों के सिग्नेचर जो कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के, उनके सिग्नेचर हों, और बाकायदा उसमें अगर आईडी कार्ड लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, पैनल लिखा है, तो अपने आप में वो वैलिड हो जाती है। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और आप उम्मीद करते हैं कि आप, क्योंकि गीता 5:25 में कहती है कि सर्वभूत हिते रता, जो व्यक्ति ईश्वर की सेवा करते करते और इस तरह से लोगों की सेवा करते करते संसार में जीवन जीता है, वो परम निर्वाण को प्राप्त होता है। तो सेवा भाव आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका आभार, साधुवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के कल्ला साहब, और धन्यवाद आदरणीय केसी कौशिक साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार है, जिसका चित्त स्थिर है, जिसका चित्त स्थिर है और अहंकार शांत है, जिसका चित्त स्थिर है और अहंकार शांत है, उन गृहस्थों को के लिए घर ही निर्जन वन के समान है। शांत चित्त वालों के लिए घर और वन एक सा है। शांत चित्त वालों के लिए घर और एक वन एक जैसा है। आइए 3 बार उनको उच्चारण कर लेते हैं। शांति 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 शांति। शांति।